Hello to all the students. Welcome to this session. मैडम ये सेशन किस चीज के बारे में है? तो बेटा आपके लिए आ गई है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी. दैट इज आई एम गोइंग टू मेक योर लॉ रिविजन्स रियली फन. वो कैसे मैडम? तो बेटा जी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको लॉ बहुत ही छोटे छोटे रिविजन वीडियोस अपलोड करके सिखाने वाली हूँ. देखो क्या होता है ना, कई बार आपका ना पूरे क्लास को अटेंड करने का मूड नहीं होता, 1 घंटे बैठकर रिवाइज करने का मूड नहीं होता. तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कोई ऐसी सीरीज लाई जाए जिसमें हम छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करेंगे पूरे एक एक्ट के. तो सबसे पहले जो एक्ट मैं स्टार्ट कर रही हूं वो है कंपनीज एक्ट. तो कंपनीज एक्ट की कुछ चीजें आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे, जैसे 1% कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी. और इसके ऊपर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे. तो उससे क्या होगा, आपके छोटे से वीडियो में कुछ रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो इस तरीके से रोज एवरी डे 7 o'clock को मैं ये वीडियो रोज किसी ना किसी नए टॉपिक पे अपलोड करूंगी. जैसे आज मैं 1% कंपनी और सेक्शन 8 कंपनीज पर वीडियो अपलोड कर रही हूं, वैसे ही कल की क्लास में हम अपलोड करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की रिविजनरी वीडियो को. तो आई होप ये जो रिविजनरी सेशंस है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे. आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा. आपकी रिविजन्स एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोनों एक साथ हो जाने वाली है. सो आई होप आपको ये आइडिया मेरा पसंद आए. इफ यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस इफ यू लाइक दिस आइडिया. राइट, तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना रिविजन ऑफ 1% कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी, एंड देन उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे. आ जाइए मेरे साथ, करते हैं हम रिवीजन को स्टार्ट. ऑलराइट एवरीबॉडी, तो सबसे पहले बच्चों मुझे, आई होप आपको पता है, ये मुझे बताने की बात नहीं होनी चाहिए कि एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम कितने शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड होते हैं. 2. एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम कितने शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड होते हैं? 7. और 1% कंपनी के केस में एक ही होता है, जो होता है मतलब एक ही मेंबर होता है इन द केस ऑफ 1% कंपनी जो कंपनी बनाता है. मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने होते हैं बेटा प्राइवेट कंपनी के केस में? 200. मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कैन बी 200. पब्लिक कंपनी के केस में तो देखो अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. लेकिन 1% कंपनी में बेटा एक ही होता है, जो होता है दैट इज 1 मेंबर है ना. 1% कंपनी है, एक आदमी की कंपनी है, तो मिनिमम मैक्सिमम सारे के सारे शेयर्स किस आदमी के पास होते हैं? उसी एक आदमी के पास होते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 1% कंपनी के बारे में. ऑल राइट, तो बेटा 1% कंपनी में 1 मेंबर होता है. क्या होता है? एक ही मेंबर होता है. सारे शेयर्स इस 1% कंपनी के इस एक ही आदमी के पास होते हैं. राइट, इट इज लाइक अ प्राइवेट कंपनी इन नेचर. 1% कंपनी इज लाइक अ प्राइवेट कंपनी, एक्सेप्ट इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर्स होते हैं? 1. तो चलिए आगे की कुछ डिटेल्स को देखा जाए. सबसे पहले क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी. देखो 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है, अग्री करते हो? हाँ जी मैडम. तो बेटा जी अगर उस एक मेंबर को कुछ हो गया, भगवान ना करे, पर अगर उस एक मेंबर को कुछ हो जाए तो इस बिजनेस को संभालेगा कौन? तो इसीलिए 1% कंपनी में अपॉइंट किया जाता है एक नॉमिनी. मेंबर के पगला जाने पर या मेंबर के मर जाने पर ये जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाता है. राइट, तो आइए देखते हैं कि जो भी मेंबर होता है 1% कंपनी का, अगर मैं एक 1% कंपनी बनाना चाहती हूं, मैं मेंबर बनना चाहती हूं, या फिर अगर मैं किसी 1% कंपनी की नॉमिनी बनना चाहती हूं, तो सबसे पहले मैं एक नेचुरल पर्सन होनी चाहिए. मतलब आंख से देखने वाली, हाथ पैर चलाने वाली एक नॉर्मल पर्सन होनी चाहिए. मैं एक इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, मतलब भारत की सिटीजन होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए. मैं इंडिया में रहती हूं या नहीं रहती हूं, मैं इंडिया की रेसिडेंट हूं या इंडिया की रेसिडेंट नहीं हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता. रेसिडेंट आप कब कहलाते हो? जब आप इंडिया में रहते हो फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज. अगर आप इंडिया में कम से कम 120 डेज रहते हैं तो आप इंडियन रेसिडेंट कहलाते हैं. लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है. क्या? कि मैडम मेंबर या फिर नॉमिनी बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना और रेसिडेंट होना दोनों जरूरी है क्या? नहीं ना बेटा, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है.
आप भारत में रहते हो, इंडिया में रहते हो, नहीं रहते हो, आप इंडियन रेसिडेंट हो या इंडियन रेसिडेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं देखा जाएगा। हम देख रहे हैं क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आप रेसिडेंट हैं नहीं है फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं देखा जाएगा। पर आप देखो एक माइनर नहीं होनी चाहिए, राइट? माइनर कभी भी मेंबर, माइनर कभी भी नॉमिनी नहीं बन सकता। आपको पता है माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो भाई। तो भाई माइनर कभी भी मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता, ठीक है? तो ये तो हुई क्वालिफिकेशन की बात कि अगर आपको किसी 1% कंपनी का मेंबर या नॉमिनी बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नेचुरल पर्सन, बोलो मेरे साथ, चलिए, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड नॉट अ माइनर, माइनर नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले ये इन फीचर्स को पढ़ते हैं। 1% कंपनी में 1 मेंबर होता है, एक ही मेंबर होता है, आप सबको पता है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है कि कितनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, ऐसा कोई भी लिमिट रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। देखो, MOA shall indicate the name of one nominee who shall become the member of the company in the event of death or incapacity to the contract। देखो, मेंबर अगर पागल हो जाएगा या मेंबर, अब देखो 1% कंपनी में तो बेटा 1 मेंबर ही होता है ना, तो इन केस अगर मेंबर मर जाए, इन केस अगर मेंबर पगला जाए, तो आपको, जब आप कंपनी बनाते हो ना बेटा, तो आप MOA बनाते हो, आपको पता होगा। जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हो तो आप MOA AOA बनाते हो। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हो। तो जब आप एक 1% कंपनी बनाओगे तो MOA के अंदर आप नॉमिनी का नेम स्पेसिफाई करोगे कि आपके जाने के बाद कौन आदमी मेंबर बन जाएगा। तो कंपनी के MOA में 1% कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप नॉमिनी का भी नाम स्पेसिफाई करते हो कि आपके पगला जाने के बाद या आपके चले जाने के बाद कौन मेंबर बनेगा। तो MOA के अंदर आप नॉमिनी का नाम स्पेसिफाई करते हो। नॉमिनी शैल गिव प्रायर रिटन कंसेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड फाइल्ड विद ROC। देखो, जो आदमी नॉमिनी आप बना रहे हो, लेट्स से मैं मिस्टर ए को नॉमिनी बना रही हूं, तो मिस्टर ए अपना कंसेंट भी देगा और इस कंसेंट को ROC के पास फाइल किया जाता है। नॉमिनी बोलेगा कि हाँ मैं नॉमिनी बनना चाहता हूं, नॉमिनी का कंसेंट ROC के पास फाइल किया जाता है। तो नॉमिनी शैल गिव हिज प्रायर में रिटन कंसेंट, और नॉमिनी का ये जो कंसेंट है ROC के पास फाइल किया जाता है। ऑलराइट, अच्छा एक बात बताओ, आपका ना नॉमिनी, मेरा ना मेरे नॉमिनी से कोई झगड़ा हो गया, मिस्टर ए के साथ झगड़ा हो गया मेरा, अब मैं उसको हटाना चाहती हूँ तो क्या हटा सकती हूँ? हाँ। नॉमिनी खुद विड्रॉ करना चाहता है, कर सकता है, हाँ राइट है उसके पास। क्यों? उसने अपना कंसेंट दिया था नॉमिनी बनने के लिए, तो वो विड्रॉ भी कर सकता है। कहता नॉमिनी मे विड्रॉ हिज कंसेंट एट एनी टाइम। देखो, जब तब नॉमिनी को लगे कि मैं इस कंपनी का 1% कंपनी में नॉमिनी नहीं बनना चाहता, तो कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है। ओके। मेंबर ऑफ 1% कंपनी में चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी बाय नोटिस टू कंपनी एंड फाइलिंग सच चेंजेस विद ROC। अगर मैं नॉमिनी को बदलना चाहूं, मैं मेंबर हूं, मेरी कंपनी है, मैं 1 मेंबर हूं, मैं मेंबर हूं कंपनी की, अगर मैं नॉमिनी को बदलना चाहती हूं, अरे अनबन हो गई, बदलना चाहती हूं तो बदल सकती हूं। यस, आप बदल सकते हो। मेरे को नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, और कंपनी ये जो चेंजेस है आगे ROC के पास फाइल कर देगी। मैं मेंबर हूं, मैं नॉमिनी को बदलना चाहती हूं, बदल सकती हूं, बिल्कुल बदल सकते हैं। उसके लिए मुझे एक कंपनी को क्या देना पड़ेगा? नोटिस, और कंपनी आगे जो भी नॉमिनी अपॉइंट करेंगी, ये चेंजेस आगे ROC के पास फाइल कर दिया जाएगा। और इस चेंज को MOA में ऐसा चेंजेस आया है ऐसा नहीं माना जाता। MOA के अंदर मैंने आपको बताया नॉमिनी का नाम स्पेसिफाइड होता है। तो आप अगर इस नॉमिनी का नाम बदल के किसी और नॉमिनी का नाम लिखते हो तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने MOA में कोई चेंज किया है। इट्स नॉट कंसिडर्ड एज ऑल्टरेशन इन MOA। ऐसा नहीं माना जाएगा MOA में ऑल्टरेशन हुआ, नहीं। नॉमिनी का नाम बदलना इज नॉट ऑल्टरेशन इन MOA। एंड कभी भी नॉमिनी चाहे तो विड्रॉ भी कर सकता है अपना जो कंसेंट है, और अगर मैं चाहूं तो मैं नॉमिनी का नाम बदल के किसी और को नॉमिनी बना सकती हूं। उसके लिए मुझे नोटिस किसको देना पड़ेगा? सुनाई नहीं दे रहा बेटा? कंपनी को। कंपनी आगे चेंजेस ROC के पास फाइल कर देगी। ओके, नेक्स्ट। एक नेचुरल आदमी, मतलब आंख से देखने वाला, हाथ से काम करने वाला नेचुरल आदमी, शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 OPC एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सेड पर्सन शैल नॉट बी अ नॉमिनी फॉर मोर देन 1 OPC। मतलब एक बार में एक आदमी एक ही किसी 1% कंपनी का मेंबर बन सकता है,
और किसी एक और 1% कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। मतलब मैं एक बार में किसी एक 1% कंपनी की मेंबर बन सकती हूं और मैं एक बार में किसी दूसरी 1% कंपनी में नॉमिनी बन सकती हूं। मतलब मैं चाहूं कि मैं मोर देन 1% कंपनी में नॉमिनी बन जाऊं तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं मोर देन 1% कंपनी की मेंबर बन जाऊं तो ऐसा नहीं चलेगा। वन नेचुरल पर्सन, अ नेचुरल पर्सन, एक नेचुरल आदमी एक बार में किसी एक ही 1% कंपनी का मेंबर बन सकता है और किसी दूसरी एक ही 1% कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। तो ये होते हैं बेटा फीचर्स ऑफ 1% कंपनी, वन मैन शो। ऑल राइट, आगे क्या बोलता है? बोलता है देखो अदर फीचर्स में क्या लिखा है। 1% कंपनी जब चाहे तब किसी भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। इनकॉर्पोरेशन के बाद 1% कंपनी बनाने के बाद अगर आप मान लो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। आप अपने 1% कंपनी को आगे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप 1% कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है ये आगे इसी वीडियो में आप अभी मेरे साथ रिवाइज करेंगे। तो 1% कंपनी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में तो कन्वर्ट हो जाए, आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है तो आप आगे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हो तो हो सकते हो, पर 1% कंपनी आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल पर्पस वाली कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ओके मैडम, ऑलराइट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू कैनॉट ऑपरेट एंटर इनटू non-banking investment activities including investment in securities of any body corporate। कहता है 1% कंपनी नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती। देखो 1% कंपनी में वन ही मेंबर है तो कहता है देखो एक ही मेंबर है, काय को रिस्क का काम करना है। नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते और किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स वगैरह में आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। ये सब काम मत करो। देखो आप 1% होना, ज्यादा रिस्की काम मत करो। आप नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकते एंड आप किसी दूसरे कंपनीज के शेयर्स या दूसरे किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये काम आप नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ आपने अदर फीचर्स में क्या पढ़ा? प्राइवेट पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, आ जाओ करवा देंगे। सेक्शन 8 में कन्वर्ट करना है, सॉरी 1% कंपनी आप नहीं कन्वर्ट हो सकते। और साथ ही साथ आप किसी दूसरे कंपनी के सिक्योरिटीज या किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ओके समझ गया मैडम, ऑलराइट। ओके बेटा, ये सिंपल बातें थी 1% कंपनी को लेके। एक और चीज अब आगे हम क्या करेंगे, ये तो हमने 1% कंपनी को रिवाइज किया। मजा आया मजा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर अच्छा लगा हो, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए। ऑलराइट बेटा, आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 8 कंपनी को रिवाइज करते हैं। चलिए, सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या होती है बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। बेटा सेक्शन 8 कंपनी में ना 3 कंडीशंस होते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी क्या हो गई आपकी? सेक्शन 8 कंपनी। 3 कंडीशंस होते हैं सेक्शन 8 कंपनी के। सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो कंपनी जो किस ऑब्जेक्ट से बनी हो? जो इस ऑब्जेक्ट से बनी हो कि वो प्रमोट करे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, रिसर्च, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एटसेट्रा। मतलब अच्छे कामों के लिए, चैरिटी रिलेटेड कामों के लिए, सेवा के कामों के लिए। तो कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का पहला कंडीशन क्या है? अगर आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मतलब सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इसमें से किसी एक चीज को प्रमोट करने का। दूसरी कंडीशन क्या है फॉर सेक्शन 8 कंपनी? वैसे तो देखो आपका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाने का नहीं है, प्रॉफिट कमाने का नहीं है, लेकिन अगर आप कोई प्रॉफिट कमाते हो तो आपको इस प्रॉफिट को कंपनी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में ही लगा देना है। कहता है अगर आप कोई प्रॉफिट कमाते हो तो आपको इस प्रॉफिट को कंपनी के ऑब्जेक्ट में ही लगा देना है। प्रमोट कंपनी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में ही लगा देना है। एंड डिविडेंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो सेक्शन 8 कंपनी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, तो पहले मुझे बताइए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मतलब सेक्शन 8 कंपनी, 3 कंडीशंस क्या होते हैं? पहला कंडीशन, सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो कंपनी जो बनी है किस चीज को प्रमोट करने के लिए? आर्ट, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एटसेट्रा। सेकंड, अगर आप कोई भी प्रॉफिट कमाओगे तो उस प्रॉफिट को आपको ऑब्जेक्ट में ही लगा देना है। प्रॉफिट शुड बी यूज्ड इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट।
एंड थर्ड, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड, देखो भूल से देखो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप अपने मेंबर्स को ऐसा दान पुण्य के लिए बने हो ना, क्या काय को डिविडेंड दे रहे हो मेंबर्स को, नहीं दे सकते। तो ये 3 कंडीशंस होते हैं बेटा सेक्शन 8 कंपनी के। ऑल राइट, आगे क्या बोलता है देखो, सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड्स ऐड नहीं कर सकती। देखो, अगर आपकी एक प्राइवेट कंपनी है तो नाम के पीछे आप प्राइवेट लिमिटेड ऐड करते हो। अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो नाम के पीछे आप लिमिटेड ऐड करते हो। पर तुम्हारी तो सेक्शन 8 कंपनी है ना, तो नाम के पीछे आप प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, ये सब वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते। आप कैसे वर्ड्स ऐड करते हो? क्लब, एसोसिएशन, ऐसे वर्ड्स आप ऐड करते हो। आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ऐसे वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते। और मजे की बात, मेरा मन चाहा मैंने सेक्शन 8 कंपनी बना लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। देखो, अगर आपको एक सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से टू ऑपरेट एज अ सेक्शन 8 कंपनी। बेटा जी, अगर आपको एक सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, बनानी है ना, तो उसके लिए किससे लाइसेंस लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देता है सेक्शन 8 कंपनी को बनाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए। वेरी गुड मैडम। तो सेक्शन 8 कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। सेक्शन 8 कंपनी को बनाने के लिए लाइसेंस कौन देगा? सीजी देगा। सेक्शन 8 कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड शोभा नहीं देता। देखो, आप सेक्शन 8 हो तो क्लब, एसोसिएशन, ये सब वर्ड्स ऐड करते हो। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ देता है तो ले भी सकता है क्या? मतलब आपको अगर लाइसेंस दिया है टू ऑपरेट एज अ सेक्शन 8 कंपनी, क्या सीजी वो लाइसेंस छीन भी सकता है, रिवोक भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कब करेगा? जब आपने सेक्शन 8 के कंडीशंस को कॉन्ट्रवीन कर दिया हो। लेट से तुम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए, या फिर तुमने जो भी प्रॉफिट हुआ उसके मजे कर लिए, तुमने उस प्रॉफिट को ऑब्जेक्ट में नहीं लगाया। तो भैया, तुमने अगर सेक्शन 8 कंडीशंस को कॉन्ट्रवीन कर दिया, या तुमने लाइसेंस देने के समय कोई कंडीशंस थे उन्हें कॉन्ट्रवीन कर दिया, या तुम कंपनी के कामकाज को बिल्कुल फ्रॉडलेंटली कर रहे हो, पब्लिक पॉलिसी के हित में नहीं पर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव काम कर रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो लाइसेंस तुम्हारा रिवोक कर लिया जाएगा। तो मुझे बताओ, रिवोक कब कर लिया जाएगा लाइसेंस? 3 केसेस में, जब तुमने सेक्शन 8 के कंडीशन कॉन्ट्रवीन किए, लाइसेंस के कंडीशन कॉन्ट्रवीन किए, या तुम कंपनी के कामकाज को फ्रॉडलेंटली कर रहे हो, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी काम कर रहे हो, या अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव काम कर रहे हो। तो गलत बात है ना? गलत बात है ना? बोलो, गलत है? गलत है। तो लाइसेंस छीन लिया जाएगा। मैडम, लाइसेंस छीनने के बाद, बताती हूं, सबर करो। आफ्टर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, देखो, एक बार रिटन नोटिस दिया जाएगा कंपनी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू बी हर्ड। देखो, ऐसे किसी से लाइसेंस छीन लेना और गलत बात होती है ना। तो एक बार जिस सेक्शन 8 कंपनी का आप लाइसेंस छीन रहे हो, उनको आप रिटन में नोटिस भी दोगे और उनको एक बार सुनने का मौका भी दोगे, मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी दोगे टू बी हर्ड। ठीक है? इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, मे पास द ऑर्डर। लाइसेंस छीनने के बाद क्या ऑर्डर पास किया जा सकता है? लाइसेंस छीनने के बाद ऑर्डर पास किया जा सकता है टू अमेलगमेट विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव। देखो, लाइसेंस तो छीन ही लिया, उसके बाद हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर दे, आपको अमेलगमेट कर दे किसी दूसरी ऐसी सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसका आप जैसा ऑब्जेक्टिव हो। लेट्स से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का, आर्ट को प्रमोट करने का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा, आपको अमेलगमेट कर देगा किसी ऐसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसका भी ऑब्जेक्टिव आर्ट को प्रमोट करना हो या स्पोर्ट्स को प्रमोट करना हो। और क्या ऑर्डर पास कर सकता है? रिवोक करने के बाद, आफ्टर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, आपको आपके ऊपर वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर पास हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, बोरिया बिस्तर बांधो, वाइंडिंग अप, चलिए, तुम लायक ही नहीं हो सेक्शन 8 कंपनी ऑपरेट करने के लिए, वाइंडिंग अप। लाइसेंस तो छीन ही गया, वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर पास हो सकता है। या फिर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने का ऑर्डर पास कर दे कि देखो, तुमसे ना हो पाएगा सेक्शन 8 कंपनी, तुम चुपचाप प्राइवेट या किसी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ। या फिर ऑर्डर पास हो सकता है वाइंडिंग अप का, या तुम्हें अमेलगमेट किया जा सकता है किसी अनदर सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव हो। आई होप आप ये बात बिल्कुल भली भांति समझ गए हैं। देखो, एक एक्सेप्शन क्या है बेटा, सेक्शन 8 कंपनी जब भी अपनी जनरल मीटिंग कॉल करेगी, उन्हें 14 डेज का ही नोटिस देना पड़ेगा, 14 क्लियर डेज का। जनरली हर कंपनी को कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है?
कोई भी कंपनी अगर जनरल मीटिंग कॉल करना चाहती है तो 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी, तुम तो अच्छे हो, तुम्हारा तो काम चैरिटी वगैरह का है, तो तुमको थोड़ा सा लीनियंसी दे देते। तुमको 14 क्लियर डेज का भी नोटिस दोगे ना अपने मेंबर ऑडिटर डायरेक्टर को, चल जाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो बेटा जी यहां पे आपका छोटू रिवीजन सेक्शन 8 का एंड 1% कंपनी का होता है खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक सवाल को प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पे एकदम क्या हो जाए, मक्खन लग जाए, एकदम दिमाग में क्लैरिटी आ जाए। चलें? ऑलराइट बेटा जी, ये वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूं मैं ताकि आपको फायदा मिले। तो अगर आपको इन वीडियोस से फायदा मिल रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल बी रियली मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। चलिए ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को प्रैक्टिस करते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, क्या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी? क्या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जैसे रजिस्टर हो सकता है क्या अंडर कंपनीज एक्ट 2013? अगर हो सकता है तो क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे? तो क्वेश्चन क्या है, क्या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जैसे रजिस्टर कर सकता है अंडर कंपनीज एक्ट, और अगर अगर कर सकता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? बोलो बोलो, अभी अभी पढ़ा था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर कंपनी सेक्शन 8 के अंदर, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर क्या हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है। फिर क्या प्रोसीजर है, लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड ऐड नहीं कर सकते। सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके 3 कंडीशंस हो। याद आ रहा है? चलिए पढ़ते आ जाओ। कहता है हाँ, पहले तो आप आंसर देंगे यस, बिल्कुल। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो सकता है एज अ कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8, सेक्शन 8 के अंदर। तो यहां पे देखो बताया है सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो कंपनी जो प्रमोट करे किसको, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन वगैरह को प्रमोट करे। सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो कंपनी जो अपने प्रॉफिट को, दूसरा कंडीशन क्या था, जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगा देगी। और सेक्शन 8 कंपनी प्रोहिबिटेड है, कतई ही डिविडेंड पे नहीं कर सकती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उन्होंने पूछा है ना क्या प्रोसीजर है सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा टू रजिस्टर एज अ सेक्शन 8 कंपनी। एंड ऑलराइट, नाम के पीछे वही चीजें लिखी हुई है, नाम के पीछे आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते। आपको लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। एंड द रजिस्ट्रार शैल ऑन द एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार के पास जब एप्लीकेशन जाएगी तो रजिस्ट्रार आपको रजिस्टर कर देगा अंडर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 एज अ सेक्शन 8 कंपनी। रजिस्ट्रेशन के बाद एक सेक्शन 8 कंपनी वो सारे प्रिविलेजेस, वो सारे ऑब्लिगेशंस एंजॉय करेगी जो कि एक कंपनी के होते हैं, जो भी एक लिमिटेड कंपनी के होते हैं। चलिए बेटा, तो आई होप आपको सेक्शन 8 कंपनीज का कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझा, 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझा। मैं और ऐसे वीडियोस लाऊंगी जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावाइस पे, कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे, छोटे छोटे बहुत सारे कंपनीज एक्ट के ऊपर रिवीजन आने वाले हैं। हम ऑलमोस्ट 7 से 8 इन छोटे छोटे वीडियोस में पूरा कंपनीज एक्ट रिवाइज कर देंगे और भरपूर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद मैं रिवाइज करूंगी पार्टनरशिप एक्ट को बिल्कुल इसी तरह, उसके बाद मैं रिवाइज करूंगी सोगा को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो वेट एंड वॉच। एंड इससे पहले बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन के समय अगर आपको मेरे क्लासेस पसंद है, इफ यू लाइक द वे आई टीच, अगर आपको मेरा क्लास पसंद है बेटा जी, अगर आपको लगता है आई कैन मेक लर्निंग फन फॉर यू, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए, दैट इज दीपू। तो बेटा जी मेरा कोड है दीपू, प्यार से बच्चे मुझे बोलते हैं दीपू मैम, तो आप इस कोड को यूज करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको मिलेंगे भरपूर डिस्काउंट्स, तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। एंड अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि लॉ को मजेदार बनाया जा सकता है, तो अनअकैडमी पे जब आप सब्सक्राइब करेंगे डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दीपू, DEEPU। तब तक इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो आने वाली है 7 बजे
और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायस का कॉन्सेप्ट इन द मोस्ट इंटरैक्टिव मैनर, विद केस लॉस, विद क्वेश्चंस, कभी भी नहीं भूलोगे। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल 7 बजे। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू बच्चों।